हेलो फ्रेंड, आज हम देखेंगे आनुवंशिकता तथा जैव विकास बायोलॉजी के चौथे अध्याय के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो देखिए, कहता है आनुवंशिकता क्या है। आनुवंशिकता क्या है? वह आनुवंशिकता जो होता है, क्या होता है वो देखिए। वह जटिल प्रक्रम जिसमें माता पिता के विशेष गुण उनके संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचते रहते हैं, आनुवंशिकता कहलाता है। आनुवंशिकता वह जटिल प्रक्रम जिसमें माता पिता के विशेष गुण उनके संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचते रहते हैं, आनुवंशिकता कहलाता है। ठीक, अब देखिए विभिन्नताएं क्या है। विभिन्नताएं क्या होता है? तो विभिन्नताएं जो होती है, विभिन्न जीवों के ऐसे गुण जो उनके जनक से दो संतानों में एक दूसरे से भिन्न भिन्न होते हैं, विभिन्नताएं कहलाते हैं। विभिन्न जीवों के ऐसे गुण जो उनके जनक से दो संतानों में एक दूसरे से भिन्न भिन्न होते हैं, विभिन्नताएं कहलाते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अब जीन क्या होता है? जीन जो होता है वो क्या होता है? तो गुणसूत्रों पर पाए जाने वाली भौतिक इकाई को जनक से उनके लक्षणों को एक दूसरे में मिल जाने का काम करती है, मिल जाने का काम करती है, उसे ही क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। ठीक, उसे ही जीन कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, लिंग क्रोमोसोम दो प्रकार के होते हैं। लिंग क्रोमोसोम कितने प्रकार के होते हैं? तो लिंग क्रोमोसोम दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नंबर एक में एक्स क्रोमोसोम, एक में एक्स क्रोमोसोम, दो में वाई क्रोमोसोम। अब देखिए एक्स क्रोमोसोम क्या होता है? तो यह लंबा छड़ के आकार का होता है। ठीक, एक्स क्रोमोसोम जो होता है यह लंबा छड़ के आकार का होता है। ठीक, और वाई क्रोमोसोम जो होता है यह अपेक्षाकृत बहुत छोटे आकार का होना। ठीक, ये जो होता है यह अपेक्षाकृत बहुत छोटे आकार का होता है। ठीक, वाई क्रोमोसोम जो होता है यह बहुत छोटे आकार का होता है। ठीक, अब देखिए लिंग जो होता है, लिंग क्रोमोसोम। नेक्स्ट पॉइंट, लिंग क्रोमोसोम क्या होता है? लिंग क्रोमोसोम देखिए, लिंग क्रोमोसोम जो होता है वो मनुष्य में 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, जिनमें 22 जोड़े क्रोमोसोम एक समान होता है, लेकिन 23वां जोड़ा भिन्न होता है, जिसे लिंग क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक, लिंग क्रोमोसोम जो होता है मनुष्य में 23 जोड़े होते हैं, यानी 46 होता है, 46 को। ठीक, उसमें जो है 22 जोड़े क्रोमोसोम एक समान होते हैं, लेकिन 23वां जोड़ा भिन्न होता है, जिसे लिंग क्रोमोसोम कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट, आनुवंशिकी। आनुवंशिकी किसे कहते हैं? आनुवंशिकी किसे कहते हैं? तो आनुवंशिकी जो होता है विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों की आनुवंशिकता उसके कारण और क्रियाविधि जैसे संभावित परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, अध्ययन किया जाता है, आनुवंशिकी कहलाता है। ठीक, आनुवंशिकी क्या है? तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों की आनुवंशिकता उनके कारण और क्रियाविधि जैसे संभावित परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, आनुवंशिकी कहलाता है। ठीक, अब देखिए इसमें 7वां पॉइंट, जैव विकास क्या है? आप देखिए इस चैप्टर में
आनुवंशिकी एवं जैव विकास। तो जैव विकास क्या होता है? तो जैव विकास देखिए क्या होता है। तो विकास जीवों में होने वाली एक सतत परिवर्तन की क्रिया है। विकास जीवों में होने वाली एक सतत परिवर्तन की क्रिया है। जीवों के उत्पत्ति के बारे में अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे जैव विकास कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। 8वां पॉइंट कहता है समजात अंग। समजात अंग क्या होता है? समजात अंग क्या होता है? तो ऐसे अंग जो बाह्य संरचना तथा कार्य में भिन्न होते हैं परंतु उत्पत्ति एवं भूल रचना में समान होते हैं। ठीक, ये क्या होते हैं? उत्पत्ति और भूल रचना में समान होते हैं, ये समजात अंग कहलाते हैं। ठीक, अब देखिए अवशेषी अंग क्या होता है? अवशेषी अंग किसको कहते हैं? तो अवशेषी अंग जो होता है ऐसे अंग जो कभी पूर्वजों में उपयोगी और क्रियाशील या बाद में अनुपयोगी तथा निष्क्रिय हो जाते हैं, जिनके उपस्थिति के कारण कभी भी हानिकारक प्रभाव उत्पन्न कर देता है। ठीक, अवशेषी अंग कहलाता है। अवशेषी अंग क्या होता है? ऐसे अंग जो कभी पूर्वजों में उपयोगी और क्रियाशील या बाद में अनुपयोगी तथा निष्क्रिय हो जाते हैं, जिनके उपस्थिति के कारण कभी भी हानिकारक प्रभाव उत्पन्न कर देता है, अवशेषी अंग कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखिए 10वां पॉइंट जीन प्रारूप या जीनोटाइप। ठीक, जीन प्रारूप या जीनोटाइप क्या होता है? तो किसी भी जीनी को जीन प्रारूप तो बता रहे थे जीन प्रारूप या जीनोटाइप। तो किसी भी जीनी संरचना को जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखिए 11वां पॉइंट कहता है उपार्जित लक्षण क्या होता है? उपार्जित लक्षण। ठीक, तो वातावरण के सीधे प्रभाव से अंगों के कम या अधिक उपयोग के कारण जंतु के कारण शरीर में परिवर्तन होते हैं, तो उसे उपार्जित लक्षण कहते हैं। ठीक, उपार्जित लक्षण कहा जाता है। ठीक, उपार्जित लक्षण किसे कहते हैं? तो वातावरण के सीधे प्रभाव से अंगों के कम या अधिक उपयोग के कारण जंतु के कारण शरीर में परिवर्तन होते हैं, उसे उपार्जित लक्षण कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए मेंडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चला है कि लक्षण प्रभावी तथा अप्रभावी होती है? मेंडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चला है कि लक्षण प्रभावी तथा अप्रभावी होती है? तो मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर का पौधा लिया, जिसमें उसमें लंबा तथा कौन लक्षण लिया जो प्रथम पीढ़ी के जीवधारियों में उपस्थित होते हैं, परंतु उस पीढ़ी के सभी पौधे लंबे होते हैं। उस श्रेणी के 2 लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन प्रथम पीढ़ी के F1 संतति में उपस्थित लक्षण दूसरी पीढ़ी F2 के संतति में परस्पर अलग हो जाते हैं, परंतु द्वितीय श्रेणी के संतति में 2S शुद्ध लंबे 80% लंबे थे,
उसमें लंबे तथा बोले लक्षण उपस्थित थे। ठीक, अर्थात संतति में लंबे तथा बोने है वहाँ बोने का अनुपात 1:2:1 होता है। ठीक, अब देखिए एक की प्रजाति के जीवों में दिखने वाला अंतर आनुवंशिकता तथा वातावरण दशाओं के कारण होता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए नर में X और Y दोनों लिंक क्रोमोसोम होते हैं। नर में जो है यानी पुरुष में X और Y दोनों लिंक क्रोमोसोम होते हैं। मादा यानी महिला में सिर्फ X क्रोमोसोम होते हैं, Y नहीं होते हैं। ठीक, X और Y क्रोमोसोम ही मनुष्य के लिंग निर्धारण में उत्तरदायी होते हैं। X और Y क्रोमोसोम जो होते हैं वो ही मनुष्य के लिंग निर्धारण में उत्तरदायी होते हैं। मनुष्य में 23 जोड़े यानी 46 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक, मनुष्य में 23 जोड़े यानी 46 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए कहता है पर्यावरण क्या होता है? पर्यावरण तो चारों ओर पाए जाने वाले जैव या अजैव घटक से निर्मित दुनिया जिसमें जीव निवास करते हैं, जिसमें जीव का जीवन प्रवाहित होता है, पर्यावरण कहलाता है। ठीक, ये पर्यावरण होता है। ठीक, अब देखिए पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है? पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है? तो जीव मंडल के विभिन्न घटक जैसे जैव या अजैव के बीच ऊर्जा का आदान प्रदान पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। ठीक, अब देखिए पारितंत्र के 2 घटक होते हैं। पारितंत्र के कितने घटक होते हैं? 2 घटक होते हैं। एक जैव घटक, एक अजैव घटक होता है। एक जैव घटक, एक अजैव घटक। तो अजैव घटक जो होता है, अजैव घटक के आंतरिक मिट्टी, हवा, पानी, प्रकाश तथा ताप आते हैं। ठीक, अजैव घटक के अंतर्गत मिट्टी, हवा, पानी, प्रकाश तथा ताप आते हैं। लेकिन जैव घटक जो होता है, जैव घटक के अंतर्गत मनुष्य, छोटे सूक्ष्म जीव, पेड़ पौधे आदि आते हैं। ठीक, जैव घटक के अंतर्गत मनुष्य, छोटे सूक्ष्म जीव, पेड़ पौधे ये सब आते हैं जैव घटक के अंतर्गत। ठीक, अब देखिए जैव घटक को 3 भागों में बांटा गया है। जैव घटक को कितने भागों में बांटा गया है? जैव घटक को 3 भागों में बांटा गया है। एक में उत्पादक, 2 में उपभोक्ता, नंबर 3 में अपघटन करता। ठीक, अपघटन करता। तो देखिए उत्पादक क्या होता है? उत्पादक वे सजीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं उसे उत्पादन कहते हैं। ठीक, जो सजीव अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं उसे उत्पादक कहा जाता है। ठीक, उसे उत्पादक कहते हैं। अब देखिए उपभोक्ता क्या होता है? वैसे सजीव जो अपने भोजन के लिए उत्पादक पर निर्भर रहते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे को छोड़कर अन्य सभी जीव। हरे पेड़ पौधा जो होता है वो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, बाकी जितना भी है वो दूसरे पे निर्भर रहते हैं अपने भोजन के लिए। ठीक, तो वो सभी उपभोक्ता कहलाता है। ठीक, अब देखिए अपघटन करता क्या होता? अपघटन करता तो उत्पादन और उपभोक्ता के मृत शरीर की जीवाणु और कवक के द्वारा अपघटन कर कार्बनिक तथा अकार्बनिक में तोड़कर मुक्त कर देते हैं। ठीक, तब जो होता है वो अपघटन करता कहलाता। तो अपघटन कर्ता की अपमार्जक
अपघटनकर्ता को जो है ना अपमार्जक भी कहा जाता है। ठीक, अपमार्जक। ठीक, अपघटनकर्ता को अपमार्जक भी कहा जाता है। तो उपभोक्ता जो होता है ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, उपभोक्ता जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं उपभोक्ता। नंबर 1 में प्राथमिक उपभोक्ता, नंबर 2 में द्वितीयक उपभोक्ता, नंबर 3 में तृतीयक उपभोक्ता। तो अब देखिए प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है? प्राथमिक उपभोक्ता तो वैसे उपभोक्ता जो प्रत्येक रूप से उत्पादक पर निर्भर रहते हैं उसे प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। वैसे उपभोक्ता जो प्रत्यक्ष रूप से उत्पादक पर निर्भर रहते हैं उसे प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। जैसे गाय, घोड़ा, बकरी, हिरन आदि ये सब जो है प्राथमिक उपभोक्ता है। ठीक, प्राथमिक उपभोक्ता को शाकाहारी भी कहते हैं। ठीक, प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है वो सब शाकाहारी होता है। ठीक, प्राथमिक उपभोक्ता जितना होता है सब शाकाहारी होता है। ठीक, अब देखिए द्वितीय उपभोक्ता क्या होता है? द्वितीय उपभोक्ता तो वैसे उपभोक्ता जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं, वैसे उपभोक्ता जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं द्वितीय उपभोक्ता कहलाते हैं। ठीक, जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाता है उसे द्वितीय उपभोक्ता कहा जाता है। ठीक, जैसे सांप जो है मेढक को खाता है, सांप मेढक को खाता है आदि, ये द्वितीय उपभोक्ता को मांसाहारी भी कहते हैं। ठीक, द्वितीय उपभोक्ता जो होता है वो मांसाहारी होता है। ठीक, अब देखिए तृतीयक उपभोक्ता क्या होता है? तृतीयक उपभोक्ता तो वैसे उपभोक्ता जो द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। यानी कि जो प्रथम उपभोक्ता को खाता है उसको द्वितीयक उपभोक्ता, और जो द्वितीयक उपभोक्ता को खाता है वो तृतीयक उपभोक्ता होता है। ठीक, तो जैसे शेर, चीता, बाघ आदि ये सब जितना है सब जो है तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। शेर, चीता, बाघ ये सब जो है तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। ठीक, क्योंकि ये जो है द्वितीयक उपभोक्ता का भक्षण करते हैं। ठीक, खाते हैं द्वितीयक उपभोक्ता को। अब देखिए तृतीय उपभोक्ता को उच्चतम श्रेणी उपभोक्ता भी कहते हैं। ठीक, तृतीय उपभोक्ता जो होता है इसे उच्चतम श्रेणी उपभोक्ता भी कहते हैं। उच्चतम श्रेणी उपभोक्ता अन्य जीव जो होता है वो खाना तो मारे जाने नहीं खाए जाते हैं। ठीक, ये होता है तृतीयक उपभोक्ता का। ठीक, अब देखिए आहार श्रृंखला क्या होता है? आहार श्रृंखला तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक पायथीय होता है। ठीक, पायथीय होता है। यह प्रवाह जीवों के श्रृंखला वृद्धि तरीके के जोड़ने से संपन्न होता है। इस श्रृंखला को आहार श्रृंखला कहा जाता है। ठीक, जैसे घास जो है कीड़ा खाता है, कीड़ा को मेढक खा जाता है, मेढक को सांप खाता है, सांप को गिद्ध खा जाता है। ठीक, घास जो होता है इसको हिरन खाता है, हिरन को बाघ खा जाता है। ये सब जो है आहार श्रृंखला है। ठीक, ये आहार श्रृंखला होता है। जैसे तिलचट्टा और मनुष्य सर्वाहारी प्राणी में आते हैं। ठीक, तिलचट्टा और मनुष्य सर्वाहारी प्राणी में आते हैं, ये सब कुछ खाता है। ठीक, अब देखिए आहार नाल क्या होता है? आहार नाल तो आहार श्रृंखला सीधा न होकर आरे तिरछे जुड़कर एक झील बनाती है। ठीक, उस जाल को आहार नाल कहते हैं। ठीक, जैसे ऊपर आप देखें कि एक घास है उसको हिरन खाता है, हिरन को बाघ खाता है। ठीक, तो ये जो है एक आहार नाल का श्रृंखला है। ठीक, अब देखिए पोषी क्या होता है? पोषी तो
आहार श्रृंखला में विभिन्न स्तर पर ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। आहार श्रृंखला के इन्हीं स्तर को कोशी स्तर भी कहा जाता है। ठीक, अब देखिए उत्पादक को प्रथम पोषी स्तर कहते हैं। ठीक, उत्पादक जो होता है प्रथम पोषी स्तर उसको कहते हैं, और प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीय पोषी स्तर कहते हैं, तृतीय उपभोक्ता को चतुर्थ पोषी स्तर कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए कहता है जैव अपवर्धन। जैव अपवर्धन, तो जैव अपवर्धन जो होता है ये जैव अपवर्धन जो होता है पदार्थों की मात्रा का एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक बढ़ने को जैव अपवर्धन कहते हैं। ठीक, पदार्थों की मात्रा का एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक बढ़ने को जैव अपवर्धन कहा जाता। जैव अपवर्धन को कितने भागों में बांटा गया है? तो जैव अपवर्धन को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक, जैव अपवर्धन को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 में जैव निम्नीकरण अवशिष्ट पदार्थ, जैव निम्नीकरण अवशिष्ट पदार्थ। नंबर 2 में जैव अनिम्नीकरण अवशिष्ट पदार्थ, जैव अनिम्नीकरण अवशिष्ट पदार्थ। ठीक, तो इस वीडियो में जो है हम आपको ये पूरा क्वेश्चन दिखा दिए। आप जो है इसको नोट कर लीजिए, और इसका ना हो तो स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप इसे बार बार देख सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट को दिखाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे अध्याय में। इस वीडियो में जो हम आपको पूरा अध्याय का सब्जेक्टिव करा दिए। ठीक, चलिए फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।